हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, हमने अपना राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 उससे जुड़ा हुआ पहला अध्याय किया, जिसमें हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी कि जो हमारी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, इन सब शब्दों के बारे में जाना था कि ये क्या होते हैं। अब जो हमारी ये वीडियो रहेगी आज की, इसमें हम बात करेंगे 2022-23 से जुड़े हुए उन सभी शब्दों के बारे में, यानी कि आपका जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, उनसे जुड़ा हुआ गवर्नमेंट का जो डाटा बताया गया है 22-23 का, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, सबसे पहले बात की गई है जीएसडीपी की, यानी आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जो हमने बात की थी कि एक देश की सीमा में, क्योंकि यहाँ पर स्टेट के बारे में बात की जा रही है, तो एक राज्य की सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं, उनका जब कुल योग निकाला जाता है, तो वो आपका जीएसडीपी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, उसके अलावा हमने बात की थी कि ये जो जीएसडीपी होता है, एनएसडीपी होता है, ये 2 तरह के मूल्यों पर निकाला जाता है। एक आपका स्थिर मूल्य, बेस ईयर कहा जाता है, एक आपका करंट प्राइस यानी कि प्रचलित मूल्य के आधार पर। तो आप देख पा रहे हैं जीएसडीपी का जो हमारा डाटा 22-23 का निकल कर सामने आया है। जब स्थिर मूल्यों के आधार पर उसको देखा जाता है, तो ये आपकी फिगर आती है 7,99,449 करोड़। ये सारी फिगर जो यहाँ पर आपको दी गई है जीएसडीपी के बारे में या हम एनएसडीपी के बारे में बात करेंगे, दोनों ही करोड़ में दी गई हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर बात करेंगे स्थिर मूल्य पर जो आपका जीएसडीपी है, उसकी फिगर है 7,99,449 करोड़। अब देखिए, इतनी बड़ी फिगर है, ऑब्वियसली ऐसा लगेगा हमें कि हम इसको याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक रफ फिगर याद रखनी है कि जीएसडीपी कितनी दी गई है, 7.99 करोड़। ये आपको इस तरीके से इसको इतना ही याद रखना है। ये जो मूल्य दिया गया है, ये स्थिर मूल्यों पर है आपकी जीएसडीपी। जब प्रचलित मूल्यों पर निकाला गया उनको करंट प्राइस के आधार पर, तो ये आपका सामने आया 14,13,620 करोड़। इसको भी जैसे मैंने कहा, हमें एक छोटा सा अमाउंट लेना है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं, ध्यान रखना। 14.13 करोड़। देखिए, 2 मूल्यों पर हमारा जो जीएसडीपी है वो बताया गया है। एक आपका स्थिर मूल्य बेस ईयर के आधार पर, एक आपका प्रचलित मूल्य यानी कि करंट मूल्यों के आधार पर। अगर आप देख पा रहे हैं, दोनों में डबल फिगर का अंतर है। अगर ये आपका 7.99 करोड़ है, तो वो 7 का एकदम डबल 14 करोड़ के अराउंड आया। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एक फिगर अगर 7.99 है, तो दूसरी प्रचलित मूल्य पर जब निकाला गया तो वो 14.13 करोड़। अब ऐसा क्यों हुआ? हमें अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो स्थिर मूल्य होता है आपका बेस ईयर, ये 11-12 की फिगर ली गई है। आप खुद ही सोचिए, आज जो आप चीज लेकर आ रहे हैं मार्केट से, क्या 11-12 में भी उतने की ही थी? उसमें और आपके प्राइस में कितना अंतर आया है? उसी अंतर का आधार आपको यहाँ भी दिख रहा है कि जब हमने 11-12 से उसकी तुलना की, तो वो जो आपका जीएसडीपी निकल कर सामने आया वो 7.99 करोड़ आया। लेकिन जब आज के मूल्यों के आधार पर उसको निकाला, तो वो आपका आया 14,13,620 करोड़। तो ऑलमोस्ट इसका डबल हो जाता है जब स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों में तुलना की जाती है। अब आपको यहाँ पर स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य भी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अगला अगर हम चल रहे हैं, अब अपनी जो दूसरी फिगर है आपकी जीएसडीपी की वृद्धि दर। देखिए, जो आपके सामने ये ऊपर फिगर दी गई है, ये जीएसडीपी के बारे में बताया गया है कि जीएसडीपी कितनी पाई गई पिछले साल 22-23 में। लेकिन जब इस जीएसडीपी को 21-22 की फिगर से कंपेयर किया गया, क्योंकि जो वृद्धि दर निकाली जाती है वो हमेशा पिछले साल कितना हमारा रहा उससे तुलना करके निकाली जाती है। तो जब हमने पिछले साल के वर्ष से उसकी तुलना की, तो ये पाया कि स्थिर मूल्यों पर, जो आपका ये स्थिर मूल्य पर था, स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि दर है वो पाई गई 8.19% की। ये हमारे 21-22 में जो स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी थी, और जो अभी 22-23 में जीएसडीपी है, उसमें वृद्धि पाई गई। कितनी वृद्धि पाई गई? 8.19% की वृद्धि पाई गई। जब हमने यही वृद्धि प्रचलित मूल्यों पर निकाली, करंट प्राइस पर निकाली, तो ये वृद्धि कितनी आई? 16.04%। अब देखिए, फिर से वही बात आ जाती है। जब ऊपर हमने इस फिगर को देखा, तो हमने ये बोला था कि जो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में अंतर है वो एकदम डबल का है।
7.99 करोड़ और उधर आपका आया 14 करोड़ के अराउंड, डबल था। तो वृद्धि दर भी उसी के आधार पर निकाली गई है। अगर स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 8.19% है तो प्रचलित मूल्य पर जो आई है आपकी वो 16% के अराउंड आई है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर हमें एक फिगर पता चल जाती है कि स्थिर मूल्य पर 8% है तो प्रचलित मूल्य पर उसकी डबल है यानी कि 16% है। ये आपकी हुई जीएसडीपी की वृद्धि दर यानी कि आपकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। अगली जो आपके सामने फिगर है वो है आपकी एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अगर आपको ध्यान है पिछली वीडियो में हमने किया था कि जब हम अपने जीएसडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे सामने जो फिगर आती है वो हमारी होती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी। अब यहां पर आप क्या पाएंगे, देखिए फिगर करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने सकल राज्य की फिगर याद की हुई है 799 करोड़ हमारी, और मैं ये कह रही हूं कि जब शुद्ध राज्य निकालना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो यानी कि जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की फिगर आएगी वो कम ही आएगी उससे, क्योंकि जीएसडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या फिगर आती है हमारे सामने, जो जीएसडीपी हमारा स्थिर मूल्य पर 799 करोड़ था वो एनएसडीपी स्थिर मूल्य पर बन गया हमारा 694771 करोड़। यानी कि वही बात है, अगर मैं औसत बेसिस पर अगर देखूं, अगर दो फिगर राउंड फिगर हमें याद करनी है तो ये हमारा बन गया 6.99 करोड़ और ये हमारा है स्थिर मूल्यों पर। इसी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को जब प्रचलित मूल्यों पर निकाला गया तो ये कितना आया आपके सामने 12,59,527 करोड़। तो इसको भी अगर मैं रफ फिगर में लूं तो ये हमारा बन जाएगा 12.59 करोड़। देख पा रहे हैं फिर से हमारा 6.94 करोड़ स्थिर मूल्यों पर था, उसी का एकदम डबल 12.59 करोड़ आपका प्रचलित मूल्यों पर। तो ट्रेंड जो आप देख रहे हैं वही चला आ रहा है। जीएसडीपी जब स्थिर मूल्यों पर निकाला गया 7.99 करोड़, जब प्रचलित मूल्यों पर निकाला गया 14.13 करोड़ मैं मानती हूं। वृद्धि दर भी स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर जो पिछले साल की तुलना में निकाली गई 8.19%, प्रचलित मूल्यों पर जब निकाली गई 16.04%। आते हैं अपने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी पर, जब स्थिर मूल्यों पर उसको निकाला गया तो वो आपका आया 6.94 करोड़, जब इसी को निकाला गया प्रचलित मूल्यों पर तो ये आपका आया 12.59 करोड़। वही बात डबल फिगर जो चल रही है। चलिए अगली बात करते हैं। अब हमारी आ जाती है पीसीआई प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने बात की थी कि जब एक राज्य में इनकम जितनी हुई है पूरे साल में, जितनी भी हमारी आय हुई है, जब उसको जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है वहां की, तो ये निकल कर आती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। अब राजस्थान के लिए अगर बात करें तो राजस्थान में हमारी जितनी भी आय हुई है, अब देखिए आय का अगर स्रोत की बात करोगे, आय कहां से पता चलेगी क्या है, आपके सामने यहाँ पर दो फिगर हैं, एक आपकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो आपको जब पीसीआई निकालनी है प्रति व्यक्ति आय तो करना क्या है, जो आपकी ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आती है एनएसडीपी, इसी को ही आय में जोड़ा जाता है, इसी को ही आय माना जाता है। इसमें से जब आप अपनी राज्य की जनसंख्या को, जो राजस्थान की जनसंख्या है, जब उसको डिवाइड किया गया, भाग किया गया, तो ये जो आपके सामने आया ये प्रति व्यक्ति आय है। अब क्योंकि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी दो आधारों पर निकाला गया है, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्यों पर, तो प्रति व्यक्ति आय भी आपको पता है दो ही आधारों पर निकलेगी, स्थिर मूल्यों पर कितनी प्रति व्यक्ति आय है और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है। तो स्थिर मूल्यों पर जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था आपका, जब उसको जनसंख्या से भाग किया गया तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय आई वो आई है आपकी 86,134 रुपीज। ये रुपीज में है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया लाख या करोड़, जैसे आप उधर पा रहे हैं ये इतने करोड़ में रुपीज थी, ये प्रतिशत में थी, तो ये इतनी आपकी प्रति व्यक्ति आय पाई गई जब स्थिर मूल्यों पर निकाला गया। इसी प्रचलित मूल्य को जब जनसंख्या से भाग किया गया तो हमारी क्या आई प्रति व्यक्ति आय 1,56,149। अब देखिए यहां पर भी क्या है, बिल्कुल डबल तो नहीं कहेंगे क्योंकि जनसंख्या से भाग किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिगर में उतना ही अंतर है जितना आप अंतर यहां देख पा रहे थे। तो चलिए फिर से क्विकली स्लाइड को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जीएसडीपी के बारे में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्यों पर जो पाई गई वो 7.99 करोड़ के अराउंड पाई गई,
प्रचलित मूल्य पर जब इसको देखा तो 14.13 करोड़ के अराउंड पाई गई। इसी के आधार पर हमने वृद्धि दर जब निकाली, स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर पाई गई 8.19%, प्रचलित मूल्यों पर पाई गई 16.04%। अब हमने जब बात की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की, वो हमारा स्थिर मूल्यों पर पाया गया 6.94 करोड़ के अराउंड और प्रचलित मूल्यों पर पाया गया 12.59 करोड़। फिर हमने बात की प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो प्रति व्यक्ति आय आपकी पाई गई स्थिर मूल्यों पर 86,134 और प्रचलित मूल्यों पर जब निकाला तो 1,56,149। ये आपकी 4 फिगर हैं जो हमने अभी ली है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जीवीए, लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो बनी थी हमारी, उसमें हमने लास्ट बात ही जीवीए की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि ये बताया जाता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान रहता है, इसको जो चीज बताती है वो आपकी जीवीए होती है, सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, इसको भी 2 ही मूल्यों के आधार पर निकाला जाता है, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था में हुए योगदान की बात करते हैं और हम सभी फिगर्स को 2 वैल्यू पर निकाल रहे हैं कि स्थिर मूल्य पर ये कितना रहा, प्रचलित मूल्य पर कितना रहा, तो जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के योगदान की बात की जाएगी तो वो भी 2 ही मूल्यों के आधार पर निकाली जाती है जो आपके सामने है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं स्थिर मूल्यों की और प्रचलित मूल्य की, आप देख रहे हैं कोई बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं पाया गया जो उनका योगदान है। जैसे कि जब प्राथमिक क्षेत्र, अगर मैं फर्स्ट सेक्टर की बात करूं, स्थिर मूल्यों पर जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा 28.50, 28.5%। और जब प्रचलित मूल्यों पर पाया गया यही प्राथमिक क्षेत्र का, तो वो आया आपका 28.95%। बस पॉइंट प्रतिशत का थोड़ा बहुत अंतर पाया गया स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्यों में, कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से हुए योगदान का। जब हमने द्वितीयक क्षेत्र से हुए योगदान के बारे में पढ़ा, दूसरा जो हमारा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, स्थिर मूल्यों पर उसका प्रतिशत पाया गया 27.76% और जब प्रचलित मूल्यों पर निकाला गया तो ये पाया गया 27.31%। फिर से वही बात है, यहां पर अगर आप देख रहे हो यहां पर ये वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब है स्थिर मूल्यों पर जो हमारा प्राथमिक का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, और जो प्रचलित मूल्य पर है उसमें इसमें 0.50 था, 0.50, इसमें 0.95 बड़ा है। जब यही बात हम द्वितीयक क्षेत्र की करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र की करते हैं, तो यहाँ पर ये 27.76%, यहाँ पर ये 27.31, यहाँ पर ये गिरा है। जितनी इसमें यहाँ इंक्रीज हुई है 28.50 से 28.95, उतनी ही कमी यहाँ पर आपके इस सेक्टर में आ गई है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब अब हम तीसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है, स्थिर मूल्यों पर जो पाया गया उसका योगदान वो पाया गया 43.74, 43.74%, और यही प्रतिशत आपका सेम प्रचलित मूल्यों पर पाया गया है 43.74%। तो देखिए स्टूडेंट्स, लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब जीवीए को स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य 2 मूल्यों के आधार पर आप निकालेंगे, तृतीयक क्षेत्र का योगदान बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है, प्रतिशत पॉइंट का भी कोई अंतर नहीं है, 43.74% और 43.74%। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो इनके पॉइंट्स में प्रतिशत में पहले में जितनी वृद्धि हुई है 28.5 से 28.95, उतनी ही द्वितीयक में गिरावट आई है 27.76% से 27.31, और तृतीयक क्षेत्र जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम रहा। तो ये आप बहुत इजीली जो आपका सकल मूल्य वर्धन है, जीवीए है, उसकी फिगर को लर्न कर सकते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा है उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा एक थोड़ा सा इजी तरीका होता है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का। डाटा हम इतना नहीं उसको याद रख सकते कि हर एक डाटा को समझ पाए, लेकिन जब एक ग्राफ के रूप में आपके सामने कोई फिगर होती है तो उसको लंबे समय तक याद रखना, उसको समझना ज्यादा ईजी होता है। अब देखिए, अगर आप ग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आपका जो पहले 2 ग्राफ है आपका, वो किस बारे में बताता है? पहला ग्राफ आपका बताता है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है, जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो हमने अभी पढ़ी थी उसके बारे में बता रहा है। और जो आपका दूसरा ग्राफ है वो आपको बता रहा है प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई जो अभी निकाली थी। जो आपके सामने नीचे तीसरे 2 ग्राफ दिए गए हैं, ये तुलना की गई है भारत के जो 3 व्यापक क्षेत्र हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र,
द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, उनका कितना कितना योगदान रहा है उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो ये फिगर है आपकी, ये आपकी जो रेड फिगर शो कर रही है, ये रेड वाली, ये हमने निकाला है स्थिर मूल्यों के आधार पर। जो ब्लू में फिगर शो कर रही है वो निकाल रही है प्रचलित मूल्यों के आधार पर। अब ये दो दो चीजें क्यों हैं? हम तुलना कर रहे हैं पूरे भारत की और भारत के अंदर एक राज्य राजस्थान की, तो इसीलिए ग्राफ में आप हर जगह दो दो चीजें पाएंगे। यहाँ पर भारत के बारे में बात की गई है कि भारत की कितनी स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आई है और राजस्थान में कितनी आई है। देखिए पहले एक ग्राफ से शुरू करते हैं। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो जीएसडीपी की वृद्धि दर थी, अभी हमने पढ़ा, जब हमने निकाला उसको स्थिर मूल्य पर 11-12 के आधार पर, तो हमने पाया था कि वो 8% के अराउंड थी, और प्रचलित मूल्य पर जब उसको निकाला तो वो 16% के अराउंड थी। ये दो फिगर अभी हम वहां पढ़कर आए हैं। जो नहीं पढ़ा वहां पर वो था आपके भारत के बारे में। तो देखिए पूरे भारत के आधार पर जब ये सर्वे किया गया, निकाली गई फिगर, तो ये पाया गया भारत के आधार पर जब स्थिर मूल्यों में तुलना की गई, तो वहां पर जो जीडीपी में वृद्धि दर पाई गई स्थिर मूल्यों पर, वो पाई गई 7%, और प्रचलित मूल्यों पर वो पाई गई 15%। तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। 7% भारत में वृद्धि हुई है स्थिर मूल्यों पर, राजस्थान में ये वृद्धि हुई है 8.19%। प्रचलित मूल्यों पर जाएं तो भारत में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 15.4%, राजस्थान में जो वृद्धि हुई है वो 16.04। दोनों में ही 1-1% का डिफरेंस है, तो ये बहुत इजीली हमें लर्न हो जाएगा। दूसरी फिगर पर चलते हैं। आपकी दूसरी फिगर बता रही है प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है। अब फिर से वही बात करेंगे, दोनों मूल्यों पर है, स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर, और जो तुलना की गई है वो भारत और राजस्थान के बीच में की गई है। जब भारत के बारे में देखेंगे तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, स्थिर मूल्यों पर वो वृद्धि पाई गई है 5.5%। 5.5%। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, उसको जब आप स्थिर मूल्य पर निकालते हैं तो वो वृद्धि पाई जाती है 6.94%। 6.94%। यही वृद्धि जब आप प्रचलित मूल्यों पर निकालेंगे तो भारत के रिस्पेक्ट में ये जो फिगर पाई गई है ये है 13.7%। मतलब भारत में जब हमने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को देखा, जब हमने उसको स्थिर मूल्य पर देखा तो वो वृद्धि थी 5.5%, प्रचलित मूल्यों पर वही वृद्धि हो गई 13.7%। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय थी, अभी पीछे आप पढ़कर आए 86,000 के अराउंड थी आपकी, वो वृद्धि पिछले साल की तुलना में जो पाई गई वो 6.94% थी। और वहीं पर अगर आपको डाटा याद हो आपका प्रति व्यक्ति आय, तो जो स्थिर मूल्यों पर 86,000 था वो प्रचलित मूल्यों पर 1,56,000 के अराउंड चला गया था। कितना अंतर था? तो यहां पर भी उतना ही अंतर है। स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय पाई गई है उसकी वृद्धि दर है 6.94%, प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि दर पाई गई है वो है आपकी 14.85%। तो ये आपकी फिगर है जब भारत और राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की तुलना की जाती है। तीसरी फिगर क्या है? देखिए आपकी तीसरी फिगर आपकी है भारत और राजस्थान का जो अलग अलग सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है। सेक्टर हमारे हैं 3, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और आपका तृतीयक क्षेत्र। तो यहां पर जो दी गई है तीसरी फिगर आपकी, वो क्या दिखा रही है? सबसे पहले जो ये फिगर है ये दिखाती है भारत में कितना कितना योगदान है। देखिए जो ये आपका ग्रीन फिगर है ये आपका कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को दिखा रहा है। जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं वो आपका औद्योगिक क्षेत्र को दिखा रहा है, सेकंड सेक्टर जो आपका होता है द्वितीयक क्षेत्र। जो आपका ये फिगर है रेड वाली, ये आपकी बता रही है तृतीयक क्षेत्र को, यानी कि सेवा क्षेत्र को। अब सेम चीज यहां पर है, जो आपका ग्रीन में मैंने बताया ये कृषि क्षेत्र है, दूसरा औद्योगिक है, तीसरा आपका सेवा क्षेत्र। हम तुलना पढ़ रहे हैं, हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? भारत में जब योगदान देखा गया 22-23 में, तो कृषि में पाया गया 18% के अराउंड, 18.11, 18.11%। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यही योगदान जो पाया गया क्षेत्र का वो 28.95। अगर आपको ध्यान हो, हमने जब अभी जीवीए पढ़ा था तो दो मूल्यों पर निकाला था राजस्थान का, एक तो बेस ईयर आधार वर्ष के आधार पर, एक आपका प्रचलित मूल्य। तो ये आप जो यहाँ पर फिगर देख रहे हैं ये आपका प्रचलित मूल्यों को, यानी कि भारत की भी जो तुलना की गई है प्रचलित मूल्यों पर की गई है और राजस्थान की भी प्रचलित मूल्यों की बात कर रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं अपनी तुलना पर। भारत में जब पाया गया तो कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत है 18.11%,
राजस्थान में वही शेयर आपका 28.95, ऑलमोस्ट 10%। क्योंकि देखिए वही बात है, पूरा एग्जैक्ट डाटा हम नहीं लर्न कर पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं से तुलना करके, इस तरीके से कंपैरिजन करके ही उसको याद रखना पड़ेगा। तो जो भारत में 18 है वो यहाँ पर राजस्थान में आपका 28, 10% हो गया। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हो, देखिए वहां पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया। भारत में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 28.48, 28% के अराउंड मानती हूँ, और यहाँ पर 27.31, तो बहुत कम है। दैट मीन्स डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पर ये 28 है और यहाँ पर आपका 27.31% है। तो ये इस तरीके से पढ़ेंगे। तृतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया गया है। कैसे? भारत में जो आपका सेवा क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, हालांकि राजस्थान में भी दे रहा है, लेकिन भारत के लेवल पर बात करूं तो भारत में जो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो आधे से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा, 53.41% दे रहा है। वहीं राजस्थान में जो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है वो 43.74। तो देखिए इसको अब याद कैसे रखना है मैडम, फिगर तो आपने बता दी, अब ये याद कैसे होंगी। देखिए अगर आप कृषि क्षेत्र को समझ पा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भारत में जो पाया गया, क्योंकि पूरे भारत के लेवल पर, भारत को पहले कृषि प्रधान देश ही कहा जाता था, अब ऐसा नहीं है कृषि यहाँ होती नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस सेक्टर से हटकर सेवा क्षेत्र पे कहीं ना कहीं चले गए हैं। इसीलिए आप यहाँ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो मेजर फिगर है वो इन दोनों में डिफरेंस है, कृषि क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जो भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन 18% के अराउंड है, वही राजस्थान में वो 28, जैसे मैंने बताया 10% के अराउंड डिफरेंस है, राजस्थान में वो 10% ज्यादा है। सेवा क्षेत्र पर आ जाते हैं, अगर सेवा क्षेत्र में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो 53% के अराउंड है, वो राजस्थान में 43। तो जो कृषि में 10% बढ़ा था राजस्थान में, वही सेवा क्षेत्र में आपका 10% यहाँ कम हो गया। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वहां बहुत कम डिफरेंस है, ये वो 28% दे रहा है और यहाँ पे ये 27.31%। तो इस तरीके से आपकी इस वाली स्लाइड में हमने बात की, सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर पाई गई है, स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पे भारत और राजस्थान की तुलना की गई है। दूसरी आपकी जो फिगर है इसमें भारत और राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर पाई गई है उसकी तुलना की गई है। और ये तीसरा जो आपके सामने है ये है भारत और राजस्थान का क्षेत्रों वाइज, जो हमारे 3 क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों वाइज जो जो योगदान रहा है उनकी आय में वो कितना रहा है, ये हमने ये तुलना की है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या फिगर है, ये आपके सामने जो देख पा रहे हो ये पूरी भारत और राजस्थान के बारे में तुलना करके बताया गया है। कि जैसे अगर मैं पहली चीज से शुरू करूं, आपका भौगोलिक क्षेत्रफल, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए आपको कॉमन नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए। इसमें जो फिगर बताई गई है कि हमारी राजस्थान की जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भारत का भी साथ साथ आपके सामने डाटा है, मेन हमें जो पढ़ना है वो राजस्थान का पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का ही आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले शुरू करती हूँ अगर भौगोलिक क्षेत्रफल से, जो आपका है एरिया, तो ये आप मोस्टली यहाँ पर अगर यहाँ तक इसके बाद छोड़ दें, यहाँ तक जो आपको अगर बेस ईयर देख रहे हो, हम 2011 को ही लिया गया है, तो हमारा वो बेस ईयर वही चल रहा है 11-12 वाला, तो हमें 2011 को बस पकड़ के चलना है, उसको ध्यान रखिएगा आप कि बेस ईयर अभी भी तुलना करनी है जो हमें, वो 2011 ही है। पहली बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की, जो एरिया जितने एरिया में फैला हुआ है 2011 वर्ष के आधार पर, और भौगोलिक क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में ही निकाला जाता है। तो ये लाख वर्ग किलोमीटर में जब हमने निकाला, राजस्थान का जो है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की बात की जाए तो वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान की फिगर है हमारे सामने और ये भारत की है। दूसरी चीज हमारी जनसंख्या की करोड़ों में दी गई है, वही 2011 हमारा आधार वर्ष चल रहा है जनसंख्या के लिए भी। तो राजस्थान की फिगर आपको ध्यान रखनी है, 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या की बात की जाए, एग्जैक्ट नहीं है ये फिगर, पॉइंट्स में दी गई है, 6.85 करोड़ है। और भारत की 121.09 करोड़। जब वृद्धि दर देखी गई 1 से 11, आपको पता है जनसंख्या की जब वृद्धि दर निकाली जाती है 10-10 सालों के आधार पर, दशकीय, यहाँ पर बोला भी गया दशकीय, दशकीय मतलब 10 सालों में जो वृद्धि दर देखी गई है 1 से 11 के बीच में। तो ये वृद्धि दर जो राजस्थान में हुई है वो 21.3% और भारत में ये 17.7%। कहीं ना कहीं राजस्थान में 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यादा देखी गई है भारत की तुलना में, तो यहाँ से समझ में आता है इस डाटा से। अगला आपका कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें यह निकाला जाता है कि पूरी जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है। तो ये आपकी राजस्थान में शहरी जनसंख्या का जो फिगर है वो है 24.9%। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या रहती है 24.9%।
और भारत में यही जो रेशो है वो 31% के अराउंड है। देखिए एक फिगर बीच में रह गई थी हमारी, वो है आपका जनसंख्या का घनत्व, वो भी 2011 के आधार पर है। ये क्या होता है जनसंख्या का घनत्व? जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर का अगर एरिया दिया जाए उसमें कितनी जनसंख्या रहती है एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में, वो आपका जनसंख्या का घनत्व होता है। तो जब राजस्थान की बात की जाती है तो एक वर्ग किलोमीटर में 200 लोग, 200 पीपल जो हैं वो रहते हैं। जब पूरे भारत की बात की जाती है तो वहां पर 382, एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जातियों की कितनी संख्या है वो भी दी गई है, 17.8% है आपकी पूरी जनसंख्या में। भारत में वो 16.6 है। अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनकी दी गई है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको इसमें सारे ही डाटा, सारी फिगर आपको याद होनी चाहिए। कुछ कुछ आपके लिए, जैसे जनसंख्या वाला जो ये वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे आपकी जो नेक्स्ट फिगर है आपकी लिंग अनुपात जो है वो कितना पाया गया, महिलाएं प्रति हजार पुरुष। देखिए भारत राजस्थान में जो पाई गई है ये फिगर 928, मतलब अगर हम तुलना करते हैं जब जनसंख्या की, उसमें अगर 1000 हमारे पास मेल हैं, 1000 अगर पुरुष पाए जाते हैं, उन 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं तो वो 928 है। ये पूरे भारत में जब फिगर देखी जाएगी तो वो 943 है। राजस्थान में 928, भारत में 943, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक रेशो आपकी बाल लिंग अनुपात दी गई है, मतलब बालिकाएं 0 से 6, एक फिगर और दी गई है 0 से 6 साल की उम्र में जब तुलना करते हैं वहां पर मेल और फीमेल, बालक और बालिकाओं की जो रेशो है वो कितनी पाई गई है। तो प्रति हजार, जब 1000 लड़कों में बालकों में तुलना की जाती है तो वहां पर जो बालिकाएं पाई गई हैं राजस्थान में वो 888, 888। यही रेशो जब पूरे भारत में देखी गई तो 919 पाई गई। ठीक है, साक्षरता दर जो पाई गई है वो 66.1% राजस्थान की, पूरे भारत की 73%। अब यही बात है, साक्षरता एक तो कंबाइन निकाली जाती है दोनों की, एक पुरुष और महिलाओं की अलग अलग निकाली जाती है। तो जब पुरुषों की बात की जाती है 79.2% और महिलाओं की 52। तो आप यहाँ पर जो डिफरेंस देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। राजस्थान में जहां मेल साक्षरता दर 79.2, ऑलमोस्ट 80% है, वो फीमेल में 50% के अराउंड पाई जाती है, 52.1। कार्य सहभागिता दर है आपकी प्रतिशत, तो जैसे मैंने इसमें बताया था आपके लिए हर चीज नहीं लर्न करने की जरूरत। तो ये कुछ कुछ जो ऊपर की कॉमन फिगर है ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारी राजस्थान की जनसंख्या भारत की तुलना में कितनी है, घनत्व क्या है, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, साक्षरता दर और मेल फीमेल में। क्योंकि जब साक्षरता दर पूछी जाती है तो अलग अलग भी हमें पता होना चाहिए कि मेल साक्षरता दर और फीमेल साक्षरता दर कितनी है, उनमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो ये आपके सामने आपकी फिगर है, बाकी आपको सारी फिगर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो यहाँ पर 2020 दिया गया है, इससे पहले का हमने जो भी डाटा किया वो 2011 का बेस ईयर था जिसको लेकर चल रहे थे। लेकिन जब जन्म दर, मृत्यु दर ऐसा कुछ निकाला जाता है तो उसका अलग ईयर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो चीजें आपके सामने दी गई हैं ये 2020 के आधार पर जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है उनके बारे में फिगर की गई है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ डाटा रखा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम और जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है उनको समझा था, कितनी कितनी वृद्धि हुई है उस डाटा के बारे में। फिर जीवीए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जीवीए का क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से क्वेश्चन आता है, वैसा भी पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का जीवीए में कितने प्रतिशत योगदान है। तो आपको ये जीवीए वाली चीज अच्छे से पढ़नी है। स्थिर मूल्यों पर भी प्रचलित, क्योंकि किसी भी मूल्य के आधार पर पूछ लेते हैं वो, स्थिर मूल्यों पर जीवीए में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और प्रचलित मूल्य पर, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर हमने ग्राफ के माध्यम से भी इस चीज को समझा कि भारत और राजस्थान में जब तुलना की जाती है तो वो कितनी कितनी आती है। ये आपकी जो टेबल है इसमें से, जैसे मैंने कहा, आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ कितना क्षेत्रफल, जनसंख्या में कितनी वृद्धि आई है वो पता होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व। जब हम बात करते हैं यहाँ से साक्षरता दर के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, ये कुछ कॉमन, ये एक्चुअली ऐसे फैक्टर हैं जो आपको जनरल नॉलेज की तरह भी काम आते हैं, जो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये उस आधार पर आपको इसको लर्न करना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने कुछ डाटा के बारे में पढ़ा। अभी आर्थिक सर्वेक्षण का देखिए आपके बहुत थोड़ा सा टॉपिक हुआ है, बहुत थोड़े टॉपिक के बारे में, क्योंकि
फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ समझी थी उसके जो टॉपिक्स, जो शब्दावली आती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, जीएसडीपी क्या है, एनएसडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीवीए क्या है। सेकंड जो हमने शुरू किया, इसमें हमने एक्चुअली में डाटा करना शुरू किया है कि इनकी फिगर 2022-23 में कितनी पाई गई, इसमें कितनी वृद्धि हुई। अब आपका ये समझिए कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो टॉपिक है अब बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आने वाली वीडियोस में सभी सेक्टर से जुड़े हुए, मतलब हमारी आने वाली वीडियो में हम बैंकिंग क्षेत्रों में क्या वृद्धि हुई है, कितनी क्या चीज़ें बढ़ी हैं उनके बारे में, कृषि क्षेत्र में अलग-अलग सेक्टर वाइज़ पढ़ेंगे, निर्यात, आयात आपका कितना बढ़ा, गवर्नमेंट के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ लाई गई। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट दे रही हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था, एक अकेली वीडियो से आपको आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आएगा, सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। तो इन 2 वीडियोज़ में अभी हमने इतना ही किया है, आने वाली में हम और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या-क्या गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है, डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ सभी अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे रहेंगे और मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर पा रही है इसमें। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय-बाय।